प्यारे बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स आर्ट साइंस कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जारी किया गया था। उन्हीं सबको आपको बता रहा हूं जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो है ग्रुप ए आपका सारा क्वेश्चन जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो ऑफिशियल जारी किया गया है इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चैनल पर बने रहे। 12th क्लास में बढ़िया से अगर तैयारी करना है आर्ट्स विषय का तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला चैप्टर है परिचय। क्वेश्चन है आपका, किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था अपने पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में। दूसरा क्वेश्चन है, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला क्रय कहलाता है उपभोग। जब व्यक्ति वस्तुएं खरीदते हैं तब वे कहलाते हैं उपभोक्ता। बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का विनिर्माण सामान्यतः कहलाता है उत्पादन। कोई किसान गेहूं उपजाता है, यहाँ किसान क्या है? एक उत्पादक। श्याम गेहूं से आटा का विनिर्माण करता है, यहाँ श्याम है एक उत्पादक। जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए वस्तुएं बेचते हैं तब वे कहलाते हैं विक्रेता। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं काहे कि 250-300 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, थोड़ा समय लगेगा इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं आप लोग को। समय ज़्यादा काहे कि नहीं है, एग्जाम बहुत नज़दीक है। 8वां क्वेश्चन, वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है कहलाती है आर्थिक क्रिया। हमारी आवश्यकताएं या इच्छा समानता होती है असीमित। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन समानता होते हैं सीमित। चयन की समस्या समानता है एक आर्थिक समस्या। समानता आर्थिक समस्या की जड़ है अभाव। संसाधनों का खाली स्थान प्रयोग चयन की समस्या को उत्पन्न करता है वैकल्पिक। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है अर्थशास्त्र। आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य भाग हैं उत्पादन, उपभोग और वितरण तीनों है, उक्त सभी हो जाएगा। रमेश भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है, यहाँ रमेश है एक सेवा प्रदाता। निम्न में सेवा प्रदाता का उदाहरण है डॉक्टर, वकील, वाहन चालक तीनों है, उक्त सभी। माँ के द्वारा अपने शिशु का लालन पालन समानता है एक गैर आर्थिक क्रिया। शिक्षक द्वारा धन प्राप्त करने हेतु छात्रों को शिक्षा प्रदान करना निम्न में से है एक आर्थिक क्रिया। निम्न में से मनुष्य के आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करते हैं, तो कारोबार को सुनामी, भूकंप, कोविड ये सभी प्रभावित करते हैं, उक्त सभी हो जाएगा। अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो चाणक्य। कहीं कहीं कौटिल्य लिखा रहता है, दोनों एक ही आदमी है, ठीक है, कौटिल्य लिखा रहेगा या फिर चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था कौटिल्य ने या फिर चाणक्य लिखा, दोनों एक ही आदमी है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसकी रचना है? एडम स्मिथ के। और एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के पिता। राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज नामक शीर्षक किसकी रचना है? एडम स्मिथ की। अर्थशास्त्र के मूल में है क्या? तो बी, मतलब चयन और दुर्लभता दोनों है, डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र का धन संबंधी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? एडम स्मिथ ने। अर्थशास्त्र जीवन के समान कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के किस कार्य के अध्ययन से संबंधित है? आर्थिक क्रिया से। सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन नहीं है? संख्या का अमूर्तता। श्याम हंसुआ का विनिर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है, यहाँ श्याम है एक उत्पादक। हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में होता है, तो एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य है संख्याओं का संकलन, वर्गीकरण तथा प्रयोग का विज्ञान से। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य है व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों से। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ है आंकड़ों से। दूसरा चैप्टर, चर एक ऐसी मात्रा है जिसका प्रयोग किसी गुण को मापने के लिए किया जाता है। इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में खाली स्थान हो सकता है तो भिन्न भिन्न हो सकता है। अपरिष्कृत आंकड़ों की किसी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहेंगे प्रेक्षण। आंकड़े वे साधन हैं जो सूचनाएं प्रदान कर समस्या को समझने में सहायक होते हैं। सांख्यिकी आंकड़ों के मुख्यतः कितने स्रोत हैं? दो। वह व्यक्ति जो आंकड़ा एकत्रित करता है वह कहलाता है शोधकर्ता। गणना कारक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आंकड़ों को क्या कहा जाता है? प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े होते हैं गणना कारक द्वारा एकत्रित। जिन आंकड़ों का प्रयोग करने पर समय और धन की बचत होती है वे द्वितीयक आंकड़े हैं। द्वितीयक आंकड़े होते हैं समाचार पत्रों से संकलित।
पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त आंकड़े या समंक है द्वितीय आंकड़े। यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग सोहन अपने अध्ययन के लिए करता है तो सोहन के लिए वह आंकड़े कहलाएंगे द्वितीयक आंकड़े। सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है आंकड़ों का संग्रहण। निम्न में से कौन आंकड़ा संग्रहण करने की विधि है? तो यहाँ हो जाएगा टेलीफोन साक्षात्कार और डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना, ये दोनों हो जाएगा सी। सर्वेक्षण का सबसे अधिक प्रचलित साधन है साक्षात्कार, अनुसूची या प्रश्नावली। एक अच्छी प्रश्नावली के गुण है उपरोक्त सभी हो जाएगा। द्विध द्विध प्रश्नों के कितने विकल्प होते हैं? 2। जिन प्रश्नों के 2 से अधिक विकल्प होते हैं वे क्या कहलाते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। किसी समग्र या जनसंख्या के एक इकाई को क्या कहा जाता है? मद। जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के सभी मदों को शामिल किया जाता है वह है जनगणना विधि। जिस सर्वेक्षण विधि के अंतर्गत समग्र या जनसंख्या के कुछ चुने हुए मदों को शामिल किया जाता है वह है प्रतिदर्श विधि। सांख्यिकी में समष्टि शब्द का अर्थ है समग्र। आंकड़ा संग्रह करने की किस विधि के अंतर्गत सर्वेक्षक और उत्तरदाता के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है? साक्षात्कार। वह रणनीति जिसके अंतर्गत एक छोटे समूह का सर्वेक्षण कर प्रश्नावली का मूल्यांकन या परीक्षण किया जाता है प्रायोगिक सर्वेक्षण। प्रायोगिक सर्वेक्षण के लाभ हैं तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, जिसमें पहला है प्रश्नावली में दिए गए निर्देशों की सटीकता की जांच होती है। बी है यह उन तत्वों का पता लगाने में सहायक होते हैं जो अनुसंधान में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सी है यह वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत और समय का अनुमान लगाने सहायक होती है। प्रतिदर्श या निर्दर्श का अर्थ है तो समग्र में से कुछ प्रतिनिधि मदों को चुनना। निम्न में कौन निर्दर्शन या प्रतिचयन का एक प्रकार नहीं है? तो जनगणना। निर्गमन मतदान एग्जिट पोल है तो मतदाताओं के प्रतिदर्श से चुनाव जीतने वालों का अनुमान लगाया जाता है। गणनाकार अनुसंधानकर्ता द्वारा निर्णय द्वारा प्रतिदर्श इकाइयों को अपनी सुविधा या चुना जाता है, इसको हम लोग कहेंगे आच्छादित प्रतिचयन कहते हैं। जो त्रुटियां जनगणना विधि एवं प्रतिदर्श विधि दोनों में पाई जाती वह है अप्रतिचयन त्रुटियां। जो त्रुटियां प्रतिदर्श आकलन और उसके जनसंख्या प्रचों के बीच के अंतर को दर्शाता है उसे कहते हैं प्रतिचयन त्रुटियां कहते हैं। निम्न में कौन आच्छादित या अप्रतिचयन त्रुटियां का उदाहरण है? तो यहाँ हो जाएगा अनुत्तर संबंधी त्रुटियां और प्रतिदर्श अभिनति। NSSO द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को किस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है? तो सर्वेक्षण। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1950। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 10। CSO का पूरा नाम है केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। तीसरा चैप्टर है आंकड़ों का संगठन। तो अपरिष्कृत आंकड़ों को क्रमबद्ध कैसे कर सकते हैं? तो वर्गीकरण के द्वारा। अपरिष्कृत आंकड़ों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाया जा सकता है वर्गीकरण के द्वारा। आंकड़ों को जब समयावधि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो कहलाता है कालानुक्रमिक वर्गीकरण। गेहूं की उपज भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है? यह किस प्रकार का वर्गीकरण होता है? तो स्थानिक वर्गीकरण। लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? गुणात्मक वर्गीकरण। ऊंचाई, भार, आयु, छात्रों के अंक आदि विशेषता के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है मात्रात्मक वर्गीकरण। गणित के प्राप्तांकों का वर्गीकरण क्या कहलाएगा? मात्रात्मक वर्गीकरण। परिवर्तन के आधार पर चर को कितने वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं? 2। अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक चर में कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? बारंबारता वितरण। बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग किससे घिरा होता है? तो वर्ग सीमा। वर्ग 20 से 30, 40 से 50 में निम्न वर्ग सीमा कौन कौन सी है? तो सबसे निम्न है जो शुरू में रहेगा 20 और फिर सेकेंड वाला में 40, तो 20 और 40 हो जाएगा। उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर कहलाता है वर्ग अंतराल। वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु का सूत्र होता है उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा बटा 2। यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, यहाँ बीच में माइनस रहेगा, यहाँ पर
वर्ग 10 से 20 तथा 30 से 40 में उच्च वर्ग सीमा कौन सी है? तो जो सेकंड में है 20 और 40। किसी बारंबारता वितरण का आलेखीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है बारंबारता वक्र। चरों के उच्चतम एवं निम्नतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर होता है पारस। निम्न में पारस का सूत्र होता है वर्गों की संख्या गुना वर्ग अंतराल। यदि पारस 60 है और वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या हो जाएगी, इसको इसमें भागा दे देंगे, 10 को 60 में तो 6 आ जाएगा। यदि वर्गों की संख्या 2 है तथा वर्ग अंतराल 50 है तब पारस क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। समावेशी विधि के अंतर्गत क्या होगा, तो किसी वर्ग की निम्न तथा उच्च वर्ग सीमा के मूल्य के मानों को शामिल किया जाता है। अपवर्जी विधि के अंतर्गत क्या होगा, तो किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं। अपवर्जी विधि में 0 से 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किस वर्ग में रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा 5 से 10 में। 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 यह किस प्रकार के वर्ग अंतराल के उदाहरण है, तो इसको हम लोग कहेंगे समावेशी। समावेशी इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ 1 से 10 है और यहाँ 10 से शुरू नहीं है, 11 से शुरू है, एक अंक बढ़ के, तो इसको हम लोग समावेशी कहेंगे। और यही रहता 1 से 0 से 10, फिर 10 से शुरू होता 20 और फिर 20 से इसको हम लोग कहते हैं अपवर्जी। अब है यदि किसी वर्ग में मिलान चिन्ह 7 है तो उसे किस प्रकार दिखाएंगे, तो मिलान चिन्ह को हम लोग दिखाएंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। मिलान चिन्हों की गणना कितनी संख्याओं के समूह में की जाती है, तो ये हो जाएगा 5। यदि कोई विद्यार्थी 42 अंक प्राप्त करता है तो मिलान चिन्ह किस वर्ग में लाया जाएगा, तो 40 से 50। दो चरों के बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं, तो द्विचर चर वितरण। अपरिष्कृत आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन का चयन कीजिए, तो अपरिष्कृत आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। आंकड़ों के गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है, तो विशेष गुण। आंकड़ों के कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है, समय। चौथा चैप्टर है आपको आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने के तरीके क्या है, तो आरेखीय प्रस्तुति है, सारणीबद्ध है और पाठ विषयक तीनों है, तो उपयुक्त सभी। प्रस्तुतिकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आंकड़ों को प्रस्तुत योग्य बनाना, आंकड़ों को सरल बनाना और आंकड़ों को समझने योग्य बनाना, ये सभी हो जाएगा। आंकड़ों का परिणाम बहुत अधिक ना हो तो प्रस्तुतिकरण की विधि अधिक उपयोगी होती है, तो पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो खास बिंदुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करने की विधि को कहते हैं सारणीयन। यदि किसी सारणी में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो तो वह सारणी क्या कहलाएगी, 3 गुना 3 सारणी। निम्न में से कौन सारणी में प्रयुक्त वर्गीकरण का प्रकार है, तो गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक और स्थानीय तीनों है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन गुणात्मक वर्गीकरण की विशेषता है, सामाजिक स्थिति। निम्नांकित में कौन मात्रात्मक वर्गीकरण की विशेषता है, तो आयु, उत्पादन और ऊंचाई तीनों है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आंकड़ों को जब समय जैसे घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं कालिक वर्गीकरण। स्थान के आधार पर वर्गीकरण को क्या कहते हैं, स्थानीय वर्गीकरण। एक सारणी के मुख्य अंग निम्न में से कौन है, तो सारणी संख्या, शीर्षक और स्रोत तीनों है, उपयुक्त सभी। किस सारणी का अंतिम अंग क्या होता है, किसी सारणी का अंतिम जो अंग होता है वो टिप्पणी होता है। किसी सारणी के पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है, अवशीर्ष। आंकड़ों की आरेखीय प्रस्तुतिकरण की प्रमुख विशेषता या गुण क्या है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आंकड़ों की अमूर्तता को कम करने तथा उसे अधिक मूर्त एवं आसानी से समझने योग्य बनाने के लिए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होती है, तो आरेखीय प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण के मुख्य प्रकार निम्न में से कौन है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, मतलब ज्यामितीय, बारंबारता और अंकगणितीय तीनों है। दंड आरेख एक विमी आरेख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, साफ है। दंड आरेख तथा वृत्त आरेख आरेख के किस श्रेणी में आते हैं, तो ज्यामितीय आरेख। निम्न में से कौन आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण की ज्यामितीय आरेख का भाग है, दंड आरेख। वह दंड आरेख जिसका प्रयोग 2 या अधिक आंकड़ा समुच्चयों की तुलना के लिए प्रयोग की जाती है कहलाता है बहुदंड आरेख। घटक दंड आरेख में घटकों की अनुपातिक ऊंचाई किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, तो एकिक विधि। वृत्त आरेख क्या है, तो घटक आरेख है।
वृत्त आरेख को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वृत्त चार्ट। वृत्त आरेख में वृत्त को कितने बराबर भागों में बांट लिया जाता है? 100। वृत्त आरेख के केंद्र में कुल कोण होता है 360 डिग्री। निम्न में से कौन बारंबारता आरेख का भाग है? उपर्युक्त सभी हो जाएगा, मतलब आयत बारंबारता और बारंबारता बहुभुज है, बारंबारता वक्र है। आयत चित्र क्या है? तो द्विविमीय आरेख है, ये इंपॉर्टेंट है। आयत चित्र बनाए जाते थे केवल सतत चर के लिए। निम्न में से किस औसत को आयत चित्र से प्राप्त किया जाता है? तो बहुलक। निम्नांकित में कौन आयत चित्र का विकल्प है? बारंबारता बहुभुज। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो डी हो जाएगा, आयत चित्र की रचना केवल आंकड़ों के सतत वर्गीकरण के लिए ही की जा सकती है। वर्ष विशेष की मासिक वर्षा को प्रस्तुत करने के लिए निम्न में से किस प्रकार का आरेख अधिक प्रभावशाली होगा? तो दंड आरेख। तोरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उज्वाइन, इंपॉर्टेंट है ये। तोरण वक्र कितने प्रकार की होती है? तो से कम और से अधिक दोनों होगा, तो सी हो जाएगा। निम्न में से किसका मान तोरण से ज्ञात किया जा सकता है? माध्यिका। अंकगणितीय रेखा चित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काल श्रेणी आरेख। अंकगणितीय रेखा चित्र के द्वारा आंकड़ों को समझने में मदद मिलती है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। काल श्रेणी को दर्शाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? तो अंकगणितीय रेखा चित्र। तोरण या उज्वाइन वक्र को नाम से भी जाना जाता है, तो संचयी आवर्ती वक्र, इंपॉर्टेंट है ये। आंकड़ों के कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? समय। दंड आलेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? तो सतत चर एवं विविक्त चर दोनों के लिए। 5वां चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि निम्न में से है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। प्रतिनिधि या विशिष्ट मान के रूप में आंकड़ों के संक्षेपण का एक तरीका क्या है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। औसतों के सांख्यिकीय माप निम्न में से है? समांतरवाद, माध्यिका, बहुलक, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में समानता 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत क्या है? तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 4 परिवारों की मासिक आय इतना दिया हुआ है। यहाँ परिवारों की औसत आय क्या होगी? सबको जोड़ के और जितना नंबर है उतना से भागा लगा देना है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप निम्न में से कौन है? समांतर माध्य। समांतर माध्य को समानता क्या है? तो x बार से निर्देशित किया जाता है, मतलब बी ऑप्शन है x बार। समांतर माध्य के परिकलन का अध्ययन मोटे तौर पर कितने श्रेणियों के अंतर्गत किया जाता है? तो 2 श्रेणी। असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना निम्न सूत्र से की जाती है, तो ये सूत्र है x बार बराबर सिग्मा x बट्टा n। किसी कक्षा के छात्रों के अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्तांक प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो यहाँ संख्या दिया हुआ है, क्या करना है? ये सब को जोड़ देना है और 1 2 3 4 5 से भागा लगा देना है, जो आएगा ये आंसर आ जाएगा। असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य की गणना निम्न सूत्र से की जाती है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा d बट्टा n। असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के लिए पद विचलन विधि से समांतर माध्य की गणना निम्न सूत्र से की जाती है, तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा d x डैश बट्टा n गुने c। समांतर माध्य से मदों के विचलनों का योग सदैव होता है 0। समांतर माध्य के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो यह चर मानों से प्रभावित होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मान जो वितरण को 2 समान भागों में बांटता है वह है माध्यिका। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जो आंकड़ों की मध्य स्थिति पर आधारित होता है वह है माध्यिका। माध्यिका उस चर का मान है जो वितरण को 2 समान भागों में बांट देता है स्थितिक। माध्यिका आंकड़ों को बराबर भागों में बांटता है, तो 2। माध्यिका की गणना के लिए श्रेणी को व्यवस्थित किया जाता है, तो अवरोही आरोही क्रम दोनों में। जब आंकड़ा समुच्चय को उसके व्यवस्थित किया जाए तो मध्यवर्ती मान परिणाम के क्रम में होता है, क्या होता है? माध्यिका। दिए गए आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका इसको सबसे बढ़ते क्रम में सजा लेना है, कहने मतलब जो सबसे छोटा होगा वो पहले लिखाएगा, उसके बाद एक के बाद जो बड़ा है कौन है? 3, फिर 4, सीरियल नंबर कर लेंगे और जो बीच वाला नंबर आएगा वही माध्यिका हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात किए, इसको भी बढ़ते क्रम में सजा लेना है और सीरियल नंबर करके जो बीच वाला नंबर होगा वही माध्यिका हो जाएगा। जैसे ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है,
90 के बाद 100 है, बढ़ते का तो बीच में आएंगे हम लोग, इधर से 3 इधर से 3, बीच में कौन आ रहा है 120, यही हो गया आंसर। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में माध्यिका क्या है, तो श्रृंखला के सभी मानों के प्रति संवेदित नहीं होता है। माध्यिका होता है आंकड़ों के केंद्रीय मदों के मान पर संकेंद्रित। चतुर्थक वे माप है जो आंकड़ों को बराबर भागों में बांटता है, 4 बराबर। शतमक वितरण को बराबर भागों में विभाजित करता है, 100। निम्न चतुर्थक कहलाता है, प्रथम चतुर्थक को हम लोग निम्न कहते हैं। उच्च चतुर्थक कहलाता है, तृतीय चतुर्थक को हम लोग उच्चतम चतुर्थक कहते हैं। प्रथम चतुर्थक की गणना निम्न सूत्र से की जाती है, सी नंबर हो जाएगा q बराबर n+1/4 में मद का मान। तृतीय चतुर्थक की गणना निम्न सूत्र से की जाती है, तो इसमें केवल 3 ले जाएगा, डी ऑप्शन। माध्यिका की स्थिति सदैव समांतर माध्य और बहुलक के बीच में होता है। माध्यिका निम्न में से संबंधित होता है द्वितीयक चतुर्थक से। माध्यिका को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो m द्वारा। किसी श्रृंखला में सर्वाधिक बार प्रकट होने वाला मान कहलाता है बहुलक। बहुलक को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाते हैं, तो mo के द्वारा, z के द्वारा भी दर्शाया जाता है। दिए गए आंकड़ों में बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर कोई संख्या रिपीट नहीं है तो जो सबसे बड़ा इसमें संख्या होगा वही बहुलक हो जाएगा, और यदि कोई संख्या रिपीट है, 2 बार अगर आ गया है तो वो बहुलक हो जाएगा। जैसे इसमें 26 देखिए बहुत बार आया है, 26 के बार आया है, तो 1 बार, यहाँ 1 बार, 2 बार और एगो इधर भी है, 3 बार आया। बाकी कोई संख्या ज़्यादा बार नहीं आया, तो आपका आंसर 26 हो जाएगा। तो बहुलक में जो सबसे बड़ा अंक होता है, अगर रिपीट नहीं है तो बड़ा अंक बहुलक हो जाता है, और संख्या अगर रिपीट में है तो जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ वो बहुलक हो जाता है। गुणात्मक आंकड़ों को निम्न में से किसके द्वारा समानता दर्शाया जाता है, तो बहुलक। बहुलक शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई, तो लामोड। एक जूता कंपनी जो केवल वयस्कों के लिए जूते बनाती है, सर्वाधिक लोकप्रिय आकार के जूते की जानकारी लेना चाहती है, इसके लिए कौन सा औसत सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या औसतों का प्रयोग के लिए किया जाता है आंकड़ों के संक्षेपण। छठा चैप्टर, वह कौन सी सांख्यिकीय माप है जो 2 अथवा 2 से अधिक सांख्यिकीय श्रृंखलाओं में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, तो सहसंबंध। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सहसंबंध द्वारा प्रसरण का माप किया जा सकता है। सहसंबंध इनमें से किसका माप करता है, तो ए और बी दोनों का। किस सहसंबंध गुणांक को सरल सहसंबंध भी कहते हैं, तो कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक को। जब दो चरों x एवं y का मान एक ही दिशा में परिवर्तित होता है तो वह उदाहरण किसका है, धनात्मक सहसंबंध। जब दो चरों x एवं y के बीच परिवर्तनों का अनुपात सदैव स्थिर रहता तो उसे कहते हैं रेखीय सहसंबंध। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो कथन देख लीजिए आप, गलत है, नीचे की आयत चित्र द्वारा सहसंबंध को मापा जा सकता है। वह चित्र जो साहचर्य के स्वरूप को विशेष संख्यात्मक मान दिए बिना दृश्य रूप में प्रस्तुत करता उसे कहते हैं प्रकीर्ण आरेख या बिंदु चित्र। नीचे दिए गए प्रकीर्ण आरेख या बिंदु चित्र में सहसंबंध का मान क्या होगा, तो ये नीचे की ओर गिर रहा है, जैसे ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। नीचे दिए गए प्रकीर्ण आरेख में सहसंबंध का मान ऊपर की ओर जा रहा है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध हो जाएगा। नीचे दिए गए प्रकीर्ण आरेख बिंदु चित्र में सहसंबंध का मान क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका धनात्मक सहसंबंध, इसमें हो जाएगा ऋणात्मक सहसंबंध, इसमें हो जाएगा धनात्मक अरेखीय सहसंबंध। सहसंबंध गुणांक के गुण क्या है, तो उपरोक्त सभी। सहसंबंध गुणांक के चिन्ह का निर्धारण कैसे होता है, तो सहप्रसरण के चिन्ह द्वारा। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान -1 है तो इन दो चरों के बीच कैसा संबंध होगा, पूर्णतया ऋणात्मक सहसंबंध। और अगर प्लस मान है तो पूर्णतया धनात्मक सहसंबंध हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सहसंबंध का प्रकार है, तो ये सभी है, ये सभी देख लीजिए। जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग के बीच कैसा संबंध होगा, ऋणात्मक सहसंबंध। निम्नलिखित मापों में कौन सा माप किसी भी प्रकार के सहसंबंध को माप सकता है, तो कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का उपयोग कब नहीं किया जाता है, तो चरों के बीच गैर रेखीय संबंध हो। निम्नलिखित सूत्रों से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सूत्र, तो सी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का एक दोष है, तो दोष है आपका चरों के बीच गैर रेखीय सहसंबंध पाया जाता है, तो यह भ्रामक निष्कर्ष दे सकता है।
कोटि सहसंबंध गुणांक विधि का प्रयोग कब किया जाता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कोटि सहसंबंध गुणांक का सूत्र निम्न में से कौन है? तो डी नंबर हो जाएगा। सहसंबंध समानता इनमें से किस प्रकार के संबंध को नहीं दर्शाता है? तो कार्य कारण संबंध को। सरल सहसंबंध के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले चरों में कैसे संबंध पाया जाता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। जब केवल दो चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? सरल सहसंबंध। जब तीन या इससे अधिक चरों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? बहुगुणी सहसंबंध। यदि r बराबर 0 तो इसका अर्थ होता है कोई संबंध नहीं। यदि r x y का मान ऋणात्मक है तो x और y के बीच सहसंबंध कैसा होगा? तो x के घटने पर y बढ़ेगा। यदि r x y का मान धनात्मक होते हैं तो x और y के बीच कैसा संबंध होगा? तो x के घटने पर y भी घटेगा। वितरण के लिए कोटि सहसंबंध अधिक उपयुक्त है गुणात्मक। जन्म दर और निर्धनता में उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। उपरोक्त कथन के अनुसार सहसंबंध गुणांक होगा r बराबर 0.90। मोटापा तथा जीवन प्रत्याशा में उच्च स्तर पर ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। उपरोक्त कथन के अनुसार सहसंबंध गुणांक होगा -0.90। सातवां चैप्टर सूचकांक। तो संबंधित चरों के समूह के परिणामों में परिवर्तनों को मापने का एक सांख्यिकीय साधन है सूचकांक। सूचकांक के दो अवधियों में जिस अवधि के साथ तुलना की जाती है उसे किस अवधि के रूप में जाना जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं आधार अवधि। आधार अवधि में सूचकांक का मान कितना होगा? 100। वर्ष 2015 के स्तर से वर्ष 2022 में कीमतों में कितना परिवर्तन होता है? इसमें आधार वर्ष क्या होगा? तो जो पुराना होगा वर्ष 2015। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये है सरल समूहित कीमत सूचकांक का। लेस्पियर का मूल्य सूचकांक किस अवधि परिणाम के भार के रूप में प्रयोग किया जाता? तो आधार अवधि। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, अब हम धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं। आप लोग इसको ऑब्जेक्टिव को वीडियो रोक रोक के देख लीजिए। ये चूंकि ऑफिशियल दिया गया है तो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इससे हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इसलिए इसको ध्यान से नोट कर लीजिए कॉपी में और एक नज़र जरूर पढ़ लीजिएगा। 11th में फेल होने से 11th में ही रह जाएंगे बच्चे। ऐसा नहीं कि 11th में पास कर दिया जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, गलत सलत बना के आएंगे। तो इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। फेल होने का मतलब फेल ही हो जाना है, 11th में ही रह जाना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। 8वां चैप्टर और लास्ट चैप्टर है ये परियोजना निर्माण। इससे क्वेश्चन थोड़ा कम ही आता है लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये भी ऑफिशियल ही दिया गया है। तो ये कंप्लीट हो गया ग्रुप ए मतलब अर्थशास्त्र सांख्यिकी का। अब हम लोग मिलेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था वाले वीडियो में, उसका भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता देंगे चैप्टर बाय चैप्टर और अच्छे से फिर एग्जाम आप लोग लिखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।